हेलो एंड वेलकम टू दिस जावा ट्यूटोरियल। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मेथड क्या होते हैं जावा में, कैसे लिखेंगे हम मेथड को। डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड होते हैं, उनको हम कैसे लिख सकते हैं। और एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड जो कि रिकर्सिव मेथड होता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इन सब के कोड भी लिखेंगे हम। पर पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा जानते हैं मेथड क्या है और क्यों चाहिए हमको मेथड। तो सबसे पहली चीज़, मेथड क्या होता है? तो मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए लिखा जाता है। तो इस मेथड्स की हेल्प से हम रीडेबल कोड और रीयूजेबल कोड लिख सकते हैं, जिसको हम बार बार रीयूज कर सकें। और हमारा कोड थोड़ा मॉड्यूलर हो जाएगा अगर हम मेथड यूज़ करेंगे। तो मेथड हमारा जो है वो रिटर्न कर सकता है वैल्यू, या नहीं भी कर सकता है पूरा होने के बाद अपने, डिपेंडिंग ऑन इट्स रिटर्न टाइप। जो उसकी रिटर्न टाइप होती है उसके हिसाब से ये तय होता है कि वो वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं। तो सिंटैक्स होता है मेथड का ये। पहले एक एक्सेस मॉडिफायर जो कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट हो सकता है। फिर मेथड का रिटर्न टाइप, फिर मेथड का नाम, और अगर उसको पैरामीटर चाहिए तो वो पैरामीटर्स, फिर करली ब्रेसेस, और उसके बीच में लॉजिक। जो भी इस मेथड का लॉजिक है वो रहेगा। तो ये पूरा हो गया एक मेथड ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड पहले देखते हैं, क्यों हमको चाहिए मेथड और हम उससे क्या कर सकते हैं। तो हम थोड़ा बैकग्राउंड से शुरू करते हैं कि हमको मेथड क्यों चाहिए। तो अभी तक अगर देखें तो हम लोगों ने जो भी काम किया है उसमें हमने सारा कोड मेन मेथड में ही लिखा है। तो ये छोटे प्रोग्राम के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा कोड बेस बढ़ता है, राइट, प्रोग्राम का साइज में और कॉम्प्लेक्सिटी में, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम एक ही जगह सारा कोड लिखें। तो हमको क्या करना होगा कि अपने क्लास के लॉजिक को स्मॉलर, छोटे छोटे और रीयूजेबल मेथड में ब्रेक करना होगा। तो अगर हम अपने कोड को फंक्शनैलिटी पे के हिसाब से ब्रेक कर दें, तो इससे क्या होता है कि उसको कोई और समझना चाहे तो वो उसके लिए ईजी हो जाता है, और डीबग और टेस्टिंग भी ईजी हो जाती है। और इससे उसकी मॉड्यूलैरिटी भी बढ़ जाती है। साथ में मेंटेनेंस ऑफ द कोड वो भी थोड़ा ईजी हो जाता है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि सपोज हमारा एक क्लास है, उसमें हमारा 100 लाइन है कोड की। तो वो हमने सारी 100 लाइन एक ही मेथड में अगर लिख दी, तो अगर हमको उसको डीबग करना है तो हमको लाइन बाय लाइन पूरे कोड स्कैन करना पड़ेगा, सारी 100 लाइन, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गया, राइट। हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम है वो समझने में भी ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अब अगर देखो कि हमने उस कोड को 5 मेथड में स्प्लिट कर दिया और हर मेथड में लेट से 20-20 लाइन है। अब अगर एक एरर हुई तो हम लोग उस मेथड में जा सकते हैं, राइट, उस मेथड को आइसोलेट कर सकते हैं जिसमें वो एरर हुई, और हमको बस वो 20 लाइन देखनी होंगी पूरी 100 लाइन के बजाय। अब जैसे अगर हमारी क्लास इस तरह लिखी हो, एक क्लास, उसके अंदर अलग अलग मेथड, और फिर हमारी प्रॉब्लम कोई आए, अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ आए अगर, तो इससे हमको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम मेथड डी में है। हमको इसी मेथड में देखना होगा, इतने में ही तो हम आइसोलेट कर सकते हैं, राइट। हमको यहीं आके देखना है कि एरर कहाँ है। पूरी क्लास में अगर एक ही मेथड होता और उसी में सब लिखा होता तो हमको पूरा वो मेथड देखना पड़ता। तो यही है कि हम छोटे छोटे मेथड लिख के हम डीबग और टेस्टिंग ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है। तो इसीलिए हमको मॉड्यूलर अप्रोच, जहाँ हम अपने कोड को ब्रेक कर दें छोटे छोटे पीसेज में, ऐसा करना शुरू करना चाहिए। तो हमारी जो सोच है वो इस तरह से डेवलप होनी चाहिए कि हमको जो भी काम मिला, क्या हम उसको छोटे छोटे मेथड्स में ब्रेक कर सकते हैं और कैसे। तो ये डिवीजन केवल मेथड तक ही नहीं होता है, जबकि अब पूरा टॉप से शुरू होता है प्रोजेक्ट के। तो वो कैसे होता है थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं, इससे हमको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि हमारा जावा प्रोजेक्ट कैसे काम करता है और उसमें मेथड कैसे काम करते हैं। तो अगर हम एक लार्ज जावा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहला डिवीजन जो होता है वो मॉड्यूल के थ्रू होता है। ये मॉड्यूल क्या होता है? तो हमारी जो भी फंक्शनैलिटी है उसके हिसाब से हम पहले मॉड्यूल डिसाइड करते हो कि हम इस कोड को इन मॉड्यूल्स में लिखेंगे। उनके हिसाब से क्लियर बाउंड्री बन जाती है, और उससे क्या होता है कि हमारे जो
अलग अलग पार्ट हैं सिस्टम के, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं और उनके बीच कम्युनिकेशन भी हो सकता है। जैसे कि लेट्स से हमको एक प्रोजेक्ट मिला, एक पूरी कंपनी का काम जो है उसको हमको ऑटोमेट करना है, उसकी कंपनी की वर्किंग को। अगर हम उस प्रोजेक्ट को ब्रेक करें तो हम इस हिसाब से मॉड्यूल सोच सकते हैं कि ओके, उस कंपनी में जो एम्प्लॉय है उनका मैनेजमेंट, ये एक मॉड्यूल हो गया। वहाँ जो स्टाफ है हाउस कीपिंग, उसका मैनेजमेंट, ये एक मॉड्यूल हो गया। एडमिन रिलेटेड वर्क, वो एक मॉड्यूल हो गया। अकाउंट रिलेटेड वर्क, वो मॉड्यूल हो गया। और ऐसे ही बहुत से। तो वहाँ कंपनी की जो जो फंक्शनैलिटी हैं अलग अलग, उनके हिसाब से अलग अलग मॉड्यूल सोच सकते हैं। तो ये हो गया टॉप लेवल पे ब्रेक। अब जो मॉड्यूल बने उनके अंदर होंगे पैकेजेस, जिसमें हम ग्रुप कर सकते हैं रिलेटेड फंक्शनैलिटी, राइट। तो ये हो गया हमारा दूसरा ब्रेक, जिसमें हम पैकेज में ग्रुप करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम सोचो कि जो हमने मॉड्यूल बनाया इसमें से एम्प्लॉय मैनेजमेंट अगर एक मॉड्यूल है, तो उसमें हम अलग अलग पैकेज बना सकते हैं, राइट। एम्प्लॉय ज्वाइनिंग एक पैकेज हो गया, एम्प्लॉय लीविंग एक पैकेज हो गया, एम्प्लॉय ट्रैकिंग एक पैकेज हो गया, और ऐसे ही अलग अलग पैकेज जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर भी जो अलग अलग फंक्शनैलिटी हैं उनको ब्रेक कर लिया अब हमने। तो हमारा एक मॉड्यूल थे एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एडमिन, अकाउंट। अब उसमें से भी एम्प्लॉय मैनेजमेंट जो मॉड्यूल है उसके अंदर भी हम अलग अलग पैकेज बना सकते हैं। एम्प्लॉय ज्वाइनिंग एक पैकेज, एम्प्लॉय लीविंग एक पैकेज, एम्प्लॉय ट्रैकिंग एक पैकेज। अब उसके बाद उन पैकेजेस में होंगी क्लासेस, राइट। तो ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ डिवीजन। अब जैसे एम्प्लॉय ज्वाइनिंग पैकेज है उसके अंदर हमारी क्लासेस हो सकती हैं। ज्वाइनिंग फॉर्म, वो एक क्लास में दे सकते हैं हम। एम्प्लॉय का डिटेल निकालना है, वो एक क्लास हो सकती है एम्प्लॉय डिटेल्स। प्रोबेशन पीरियड, जिसमें हम प्रोबेशन पीरियड कैलकुलेट करें और कब वो फुल टाइम एम्प्लॉय बन सकता है, ये सब कैलकुलेशन एक क्लास में कर सकते हैं। या एम्प्लॉय ट्रैकिंग पैकेज है तो उसके अंदर हमारी क्लासेस हो सकती है, एम्प्लॉय टाइम कीपर, एम्प्लॉय लीव, राइट। उसकी लीव्स जो हैं उसके बारे में, और एम्प्लॉय का टाइम का सारा हिसाब किताब रखना, ये सब, राइट। अब क्लास के बाद हमारा नेक्स्ट जो ब्रेक होता है वो होता है मेथड। हम एक क्लास के अंदर ही अलग अलग मेथड बना सकते हैं जो अलग अलग टास्क को हैंडल करें। तो जैसे एम्प्लॉय डिटेल क्लास है, अब इसके अंदर मेथड हो सकते हैं ऐड एम्प्लॉय, वैलिडेट एम्प्लॉय डेटा, जनरेट एम्प्लॉय आईडी, राइट। अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्लास के अंदर ही हमने अलग अलग मेथड को दे दी। या फिर अगर एम्प्लॉय टाइप कीपर क्लास है तो इसमें मेथड हो सकते हैं कैप्चर इन टाइम, कैप्चर आउट टाइम, राइट। इस तरह एक स्केलेटल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं एम्प्लॉय टाइम कीपर के लिए। तो वो ऐसी हो सकती है एम्प्लॉय टाइम कीपर क्लास, राइट। उसमें हमारे मेथड हो सकते हैं कैप्चर इन टाइम, जो इन टाइम कैप्चर करे एम्प्लॉय का और उसको स्टोर कर दे डीबी में। कैप्चर आउट टाइम, कैप्चर करे आउट टाइम एम्प्लॉय का और उसको स्टोर कर दे डेटाबेस में। उसमें कुछ और मेथड हो सकते हैं जैसे कैलकुलेट एवरेज वीक आवर्स, तो सारा ड्यूरेशन निकाल के हर दिन का पूरे वीक में कितना देर काम किया वो कैलकुलेट करके बता दे। प्रिंट वीकली रिपोर्ट भी हो सकता है जिसमें वो प्रिंट कर दे रिपोर्ट इन और आउट टाइम हर दिन का, राइट। तो हमारे स्पेसिफिक टास्क हो सकते हैं, ऐसे ही अलग अलग हमने मेथड बना दिए हर टास्क के लिए। तो ऐसे ही हमको सोचना शुरू करना होगा कि अगर हमको कुछ फंक्शनैलिटी है करनी है तो उसको हम कैसे अलग अलग मेथड में ब्रेक करके क्लास के अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये ब्रेक होता है अलग अलग लेवल पे, और ऐसे ही आपको सोचना शुरू करना होगा अगर अच्छा प्रोग्रामिंग करनी है हम उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं फंक्शनैलिटी वाइज, मॉड्यूल में, उसके अंदर पैकेज में, उसके अंदर क्लासेस में, और उसके अंदर मेथड में। तो आज हम सबसे लोअर लेवल पे हैं, जो हम सीखेंगे कि मेथड को हम कैसे ब्रेक करें क्लास के अंदर और मेथड होते क्या हैं, ठीक है। तो ये इमेज है जो यही चीज़ दिखाती है। कोड उसको हमने ब्रेक किया मॉड्यूल से, पैकेजेस में, उससे क्लासेस में, उससे मेथड में। अब हम वापस आते हैं मेथड पे। तो हमने ये सिंटैक्स देखा, राइट। एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, फिर पैरामीटर लिस्ट, देन बॉडी ऑफ द मेथड। तो इस हिसाब से हम सारे कंपोनेंट समझते हैं मेथड के। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, एक्सेस मॉडिफायर। तो ये पब्लिक भी हो सकता है,
अब आपका मेथड किसी भी क्लास से एक्सेस किया जा सकता है। प्राइवेट अगर है तो विद इन द सेम क्लास, जिस क्लास में है वो मेथड वहीं पे एक्सेस किया जा सकता है, कहीं और से नहीं। प्रोटेक्टेड है अगर उसका एक्सेस स्पेसिफायर, तो वो सेम पैकेज में दूसरी क्लास या फिर सब क्लास जो अलग पैकेज में हो उनसे भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। अब सब क्लास से थोड़ा इनहेरिटेंस आ गया, वो मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन ऐसे ही होता है प्रोटेक्टेड में। फिर अगर हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर ना दें डिफ़ॉल्ट, तो वो सेम पैकेज में एक्सेसिबल होगा। तो कोई क्लास जो कि सेम पैकेज में ही हो, जिसमें वो क्लास है जहाँ ये मेथड है, वही इसको एक्सेस कर सकती है। फिर है रिटर्न टाइप। तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या टाइप की वैल्यू मेथड रिटर्न करेगा। अगर ये इंट रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न टाइप क्या हो गई, इंट, राइट। डबल कर रहा है तो रिटर्न टाइप हो गई डबल। और अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो वो क्लास हो गई रिटर्न टाइप। जैसे अगर हमारा एक मेथड है जो पर्सन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तब उसकी रिटर्न टाइप होगी पर्सन। तो ऐसे ही हम रिटर्न टाइप देते हैं। और अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है, कोई मेथड हम लिख सकते हैं ऐसे भी जो कुछ ना रिटर्न करें, तब हमको क्या लिखना होता है, वॉइड एज अ रिटर्न टाइप। फिर होता है मेथड नेम, जिससे मेथड को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर उसके पैरामीटर, तो मेथड को हम कुछ वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो हम पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर दे सकते हैं उस टाइप के साथ, इस टाइप के हैं ये पैरामीटर। और अगर नहीं है कोई पैरामीटर तो भी ये एम्प्टी पैरेंथेसिस देने होंगे। उसके बाद होती है मेथड बॉडी। तो जो भी हमने करली ब्रेसेस के अंदर लिखा वो हो गया मेथड का बॉडी। फिर इसके संग हम एक्सेप्शन लिस्ट भी दे सकते हैं, तो ये अभी छोड़ देते हैं क्योंकि हमें एक्सेप्शन के बारे में नहीं पता है। ये सब के संग मिला के हम कैसे मेथड बनाते हैं वो देखते हैं। तो ये एक मेथड जिसका एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक। इसका मतलब ये मेथड कोई दूसरी क्लास भी एक्सेस कर सकती है। इसका रिटर्न टाइप है इंट, क्योंकि अगर यहाँ देखो तो हम सम रिटर्न कर रहे हैं जो कि ये इंट, मतलब हम वैल्यू जो रिटर्न कर रहे हैं वो है इंट टाइप की, इसलिए रिटर्न टाइप होगा इंट। मेथड नेम है डू एडिशन। और ये दो पैरामीटर हैं इस मेथड में, आई और जे, जो दोनों इंट टाइप के हैं। इसका मतलब जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमको दो इंट वैल्यू पास करनी पड़ेंगी। अब एक लास्ट चीज़ जो है वो है कि हमारा नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है मेथड के लिए। तो मेथड नेम अगर एक वर्ड का ही है, एक शब्द का, तो सारे लोअर केस होंगे। एग्जाम्पल, अगर मेथड का नाम ऐड है तो सब लोअर केस, प्रिंट तो सारे लोअर केस। अगर एक से ज़्यादा शब्द है उसमें तब कैमल केस। कैमल केस का क्या मतलब होता है, पहला शब्द जो है उसके अंदर वो तो पूरा लोअर केस में, दूसरे शब्द से पहला लेटर कैपिटल लेटर में। तो गेट फाइनल डेटा, पहला पूरा लोअर केस, फाइनल में एफ इज कैपिटलाइज्ड, डेटा में डी कैपिटलाइज्ड। यहाँ भी डू एडिशन में डू लोअर केस में, एडिशन में ए कैपिटलाइज्ड। अगेन ये कन्वेंशन है, रूल नहीं तो आप नहीं फॉलो करोगे तो कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक बड़ी टीम में काम कर रहे हो तो एक स्टैंडर्ड वहाँ फॉलो किए जाते हैं, सब लोग कर रहे होंगे रीडेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के लिए, तो यू शुड ऑल्सो फॉलो। नहीं तो आपका कोड अलग से नज़र आएगा कि इसमें सब अलग तरह से लिखा हुआ है और उसको खराब माना जाएगा। इसलिए ये सारे कन्वेंशन क्लास का, वेरिएबल का, मेथड का फॉलो करना चाहिए। तो इसके संग हम आते हैं फ्लो पे और एग्जाम्पल पे मेथड के। तो जब भी हम कोई मेथड को कॉल करते हैं, राइट, तो एक कॉलिंग मेथड होता है जहाँ से इसको कॉल किया गया, और कॉल्ड मेथड, जो मेथड हमने कॉल किया उसको कॉल्ड मेथड करते हैं, जहाँ से कॉल किया उसको कॉलिंग मेथड कहते हैं। तो जब हमने मेथड को कॉल किया तो वो अपनी मेथड बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, राइट, और रिटर्न हो जाएगा उसी पॉइंट पे जहाँ से इसको कॉल किया गया था। तो ये हम अभी अच्छे से देखते हैं जब एक कोड लिखेंगे। और ऐसा ये कब करता है, रिटर्न कब करता है, जब जो भी मेथड बॉडी वो पूरी ख़त्म कर दे, या कोई रिटर्न स्टेटमेंट आ जाए, या कोई एक्सेप्शन हो जाए, राइट। तो इन तीन सिनेरियो में ये वापस चला जाएगा जहाँ से इसको कॉल किया गया था उस जगह पे।
तो अब हम आते हैं कुछ कोड में और इसके लिए हम अलग अलग टाइप के मेथड देखेंगे डिफरेंट सिनेरियोज में। तो पहला है मेथड जो कि वैल्यू रिटर्न कर सकता है। इसके लिए हम चलते हैं क्लिप्स पे और थोड़ा कोडिंग करके देखते हैं। ओके, तो अगर हमको ऐसा मेथड बनाना है जो वैल्यू रिटर्न करे तो सबसे पहले हम एक नई क्लास बना लेते हैं। क्लास इट्स माई क्लास। यहाँ हम अब हम मेन मेथड में अपना कोड नहीं लिखेंगे, हम बनाएंगे एक नया मेथड पब्लिक इंट डू एडिशन इंट आई और इंट जे। पहले लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं कि हो क्या रहा है। अब इसमें हमने क्या किया, पहले तो सम किया जिसलिए लिखा ये तो लॉजिक और वो वैल्यू रिटर्न कर दी। तो क्या किया हमने, पहले तो इसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, इसका मतलब इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अब इसका रिटर्न टाइप है इंट, क्योंकि हम एक इंट ही रिटर्न कर रहे हैं राइट, इसलिए हमको इंट लेना होगा। नाम है डू एडिशन और इसके दो पैरामीटर हैं आई और जे जो इनका टाइप है इंट, फिर सम और रिटर्न। अब इसको हमें कॉल करना है तो उसके लिए हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। थोड़ी प्रोसेस जो हमने अभी नहीं की है लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास के लिए हम लेंगे न्यू और इसका यूज करके हम इसको कॉल कर सकते हैं। अब इसको कॉल करेंगे, इसको दो वैल्यू चाहिए राइट, तो हमें दो वैल्यू पास करनी होंगी। तो ले ली दो वैल्यू 6 और 8 से। ये 6 जाएगा आई में, 8 जाएगा जे में। आई की वैल्यू हो गई 6, जे की वैल्यू हो गई 8। फिर हमने किया सम इक्वल टू आई प्लस जे, माने 6 प्लस 8 14। तो सम में आ गया 14 और वो हमने रिटर्न कर दिया इधर। अगर हम इसको ऐसे ही रन करें तो कुछ नहीं मिलेगा हमको कंसोल में, क्योंकि रिटर्न होने के बाद हमने कुछ किया नहीं। तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, अब यहाँ से ये 14 रिटर्न हो गया इस जगह। ये है आपने जहाँ से इस पॉइंट से इसको कॉल किया राइट, तो यहीं वापस आ गया ये। और मेन है इस केस में कॉलिंग मेथड और ये है कॉल्ड मेथड राइट, जो हम बात कर रहे थे। तो अभी क्लियर हो रहा है आई होप। ये कॉलिंग मेथड और ये पॉइंट है लाइन 7 जहाँ से इसको कॉल किया। जब ये यहाँ रिटर्न करेगा तो यहीं वापस आएगा। हमको ये सम चाहिए तो हमको एक वेरिएबल लेना होगा जो ये वैल्यू लौट के आई इसको कहीं असाइन करे। तो अब इसमें असाइन हो गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम इज प्लस सम। अब हमको मिल जाएगी वैल्यू 14। और एक चीज़ और अगर हम देखें तो लोकल वेरिएबल भी थोड़ा देख सकते हैं अब हम। यहाँ पे भी हमने सम दिया है नाम, यहाँ भी सम दिया है, फिर भी हमको एरर नहीं आ रही है कि एक ही नाम है दो वेरिएबल का, क्योंकि ये है इस मेथड में यहाँ का लोकल वेरिएबल, ये सम है इस मेथड का लोकल वेरिएबल। जब हम लाइन 11 में आए तो ये सम खत्म हो गया, इसलिए जब हमने 13th लाइन में फिर से वही सम लिया तो इसको इसके बारे में पता ही नहीं, ये यहीं ख़त्म हो गया। ये लोकल है इस मेथड के लिए और ये लोकल है इस मेथड के लिए। इसको इसके बारे में नहीं पता, इसको इसके बारे में नहीं पता। तो ये हो गया ऐसा मेथड जो वैल्यू रिटर्न करता है। अब एक और क्या होता है, अगर मेथड कोई वैल्यू ना रिटर्न करे तो इसके लिए हम एक और लिखते हैं। सपोज हमको एक ग्रीटिंग डिस्प्ले करना है जिसमें हमको नाम मिलेगा और उसके लिए हमको हेलो बोलना है। तो नाम होगा स्ट्रिंग, तो इसका पैरामीटर होगा स्ट्रिंग नेम, एक ही होगा इस केस में। और यहाँ पे हम उसके लिए बोल देते हैं हेलो प्लस नेम। अब इस केस में देखो तुमको वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं करनी राइट, ये मेथड का लॉजिक ऐसा है कि यहीं पे इसने प्रिंट कर दिया और ख़त्म। सिंस इट इज़ नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में हम रिटर्न टाइप दे सकते हैं वॉइड राइट। हमको कुछ तो देना ही होगा, अगर कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे वॉइड लिखना होगा। इसको कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से ए ओ बी जे डॉट वर्ड डिस्प्ले ग्रीटिंग। इसको चाहिए स्ट्रिंग तो हम स्ट्रिंग पास करेंगे राइट। यहाँ पे ये बात भी
थोड़ा समझ लेते हैं कि जो भी पैरामीटर है आपको वही वैल्यू लेनी होगी। अगर यहाँ पे इंट है तो हम इंट ही पास कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ और पास करें 6.8, ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट राइट विद डेसिमल, तो हमको एरर आने लगी कि आप डबल पास करने की ट्राई कर रहे हो जबकि आपका मेथड दोनों इंट लेता है। तो अगर हमको ऐसा डू एडिशन मेथड चाहिए जो डेसिमल वाले नंबर भी सम कर दे, तो हमको उस हिसाब से फिर इसमें चेंज करना होगा। अगर हमको ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए ये डेसिमल वाला नंबर, हमको फिर यहाँ पे चेंज करना होगा। ये डबल, ये भी डबल, दोनों डबल ले, का मतलब सम भी डबल टाइप का ही होगा। रिटर्न किया वो भी डबल है इसलिए यहाँ भी डबल हो जाएगा। तब हम दे सकते हैं राइट, दोनों डेसिमल में दिए तो भी ओके। यहाँ पे नहीं बदला, रिटर्न टाइप डबल, सम इज 20.2, तो जो है वही आपको देना होगा। अब यहाँ स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग ही चाहिए, हम यहाँ पे इसमें वन नहीं पास कर सकते इंट, तो भी वो एरर होगी कि इंट आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो जो कि इसको चाहिए स्ट्रिंग। तो इसीलिए हम पहले ही पैरामीटर उसकी टाइप के संग स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये कैसा पैरामीटर लेगा, किस टाइप का, हमको उसी टाइप की वैल्यू देनी होगी। अब आते हैं हम और एक सिनेरियो पे, कॉलिंग मेथड ऑफ अनदर क्लास। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक क्लास से दूसरी क्लास का मेथड कॉल करो, और ये बहुत कॉमन चीज़ है। जब आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट में काम करोगे तो ऐसी बहुत सी क्लासेस होंगी जिसमें एक क्लास का आप दूसरी क्लास का मेथड या एक क्लास से बहुत सी अलग क्लास के बहुत से मेथड्स कॉल करोगे। तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं ये सिनेरियो। उसके लिए हम एक क्लास बनाते हैं कैलकुलेटर, हमको मेन मेथड भी नहीं चाहिए, और दूसरे से कॉल हो जाए इसके लिए मेथड पब्लिक होना चाहिए। तो पब्लिक फिर से मल्टीप्लिकेशन, तो और डबल के लिए ही तो डबल मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी दो पैरामीटर चाहिए होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकें। तो रिटर्न आई इंटू जे, ऐसे ही हमने कर दिया राइट। यहाँ पे हमने एक अलग ये लेके थोड़ा अच्छे समझाने के लिए, बट हम सीधे भी रिटर्न कर सकते हैं आई इंटू जे। तो ये हमारी एक क्लास है उसमें ये मेथड है। अब हमको इसको कॉल करना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमको फिर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, यहाँ पे सी को हम कर देते हैं स्मॉल। ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये क्लास है। तो माई क्लास में हमारी एक डिपेंडेंसी है कि ये डिपेंडेंट है कैलकुलेटर क्लास में कुछ काम के लिए राइट। तो ऐसे हम डिपेंडेंसी रहती है हमारी क्लासेस में, वो एक क्लास कई अदर क्लासेस पे डिपेंड होती है। तो कैलकुलेटर जब हम कॉल करके डबल इक्वल टू कैलकुलेटर डॉट मल्टीप्लीकेशन 8 और कुछ और 10, या अगर डेसिमल डबल है तो डेसिमल भी दे सकते हैं 10.5। फिर हम इस कर देते हैं प्रोडक्ट इज नम 10.5 इंटू 8, 84। तो इस तरह हम एक क्लास से दूसरी क्लास का मेथड कॉल कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो भी है। अब क्या है, एक मेथड से दूसरा मेथड कॉल करना, तो ये भी बहुत कॉमन चीज़ है कि हम एक मेथड में ही सारी चीज़ ना लिखें, उसमें भी हम लॉजिक स्प्लिट करके एक मेथड से दूसरा मेथड कॉल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम देखें डिस्प्ले ग्रीटिंग, इसको नाम चाहिए। तो अगर हमारा एक और मेथड हो जो ये काम करे नाम लाने का, और ये यहीं पे है, तो इसको लेट्स हम प्राइवेट कर देते हैं। अब ये नाम रिटर्न करेगा तो इसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग। गेट नेम
ठीक है। और अब इसको यहाँ पे नाम नहीं मिलेगा तो यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से भी कॉल करते समय हटा देते हैं और वो हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ से हम कॉल करके इसको नाम दे सकते हैं, स्ट्रिंग गेट नेम। ठीक है, तो हमने अभी हार्ड कोड कर दिया। रियल प्रोजेक्ट में हो सकता है डेटाबेस में जाएं, वहाँ से कुछ वैल्यू लें, नेम, फिर यहाँ रिटर्न करें। यहाँ पे अभी हमने हार्ड कोड कर दिया और वो हमने यहाँ से लिया। यहाँ से एक मेथड कॉल किया, उससे हमको एक वैल्यू मिली, वो हमने यहाँ की। ठीक है, तो पूरा फ्लो देखो तो हमने यहाँ से कॉल किया इनफैक्ट, राइट, इस मेन मेथड से डिस्प्ले ग्रीटिंग, तब यहाँ आया। रन भी कर देते हैं। फिर इसने किया गेट नेम, तब इसने यहाँ कॉल किया, फिर यहाँ वापस आया, नेम मिला, अब उससे ये प्रिंट किया तो हमको ये मिला। अब ये यहाँ वापस गया, फिर ये बाद में किया, इसीलिए ये इसके बाद में आ रहा है। तो ऐसे हमारा फ्लो चलता रहता है। तो ये हो गए हमारे 4 सिनेरियो जो मेरे को समझ आ रहे थे कि हम क्या क्या सिनेरियो में मेथड कॉल करते हैं। अब हम आते हैं एक स्पेशल टाइप के मेथड में जिसको बोलते हैं रिकर्सिव मेथड। तो रिकर्सिव मेथड क्या होता है? ऐसा मेथड जो खुद को ही कॉल करे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं सिमिलर तरह की सब प्रॉब्लम में, उसी तरह की सब प्रॉब्लम में, तो हम रिकर्सिव मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल है फैक्टोरियल कैलकुलेशन, फिबोनाची सीरीज और रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जहां हम रिकर्सन से काम कर सकते हैं। तो रिकर्सन में होता क्या है? पहली चीज, एक बेस केस जरूर होना चाहिए जिसमें हम ये बताते हैं कि ये मेथड कब रुक जाए। अगर ये नहीं होगा बेस केस तो ये रिकर्सन चलता ही रहेगा, मेथड अपने आप को कॉल करता ही रहेगा जब तक कि स्टैक ओवरफ्लो ना हो जाए। तो एक बेस केस होना चाहिए, हम कहाँ रुकेंगे। फिर रिकर्सिव केस जहाँ पे वो मेथड खुद को कॉल करेगा विद अ स्मॉलर और सिंपलर इनपुट, उससे नेक्स्ट इनपुट से, और ये करता रहेगा जब तक कि हम बेस केस पे ना पहुंच जाएं। और ये सारी कॉल जो होंगी रिकर्सिव कॉल, ये स्टैक में जाती रहेंगी जब तक कि बेस केस ना आ जाए। फिर उनको कॉल करना शुरू करेगा, फिर से मेथड कॉल होंगी जो कि स्टैक में है। तो पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम समझते हैं स्टैक और ये सब होता क्या है। तो अगर हमको लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे रिकर्सन, राइट, फैक्टोरियल प्रोग्राम। ये है मेथड जहाँ फैक्टोरियल हो रहा है। और फैक्टोरियल होता क्या है? तो अगर हमको 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो दैट विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3। तो हम सेम चीज़ ही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से स्मॉलर, राइट। इस तरह की प्रॉब्लम्स ही हम फैक्टोरियल से कर सकते हैं। 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है, हम इसी मेथड को फिर से कॉल कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर से। तो अगर 5 से शुरू किया हमने तो पहले क्या होगा, 5 इंटू, हम इसको कॉल करेंगे फिर 4, यहाँ 4 आ जाएगा। ये चेक भी कर लेगा कि क्या नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 है, अभी नहीं है, तो अब यहाँ आएगा। इस बार क्या हो गया, 4 इंटू 3, अब ये फैक्टोरियल 3 से कॉल करेगा। इस तरह ये कॉल करता रहेगा। और स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला होता है, राइट। जो सबसे बाद में स्टैक में जाएगा वो सबसे पहले स्टैक से बाहर आएगा। तो अगर हम ये कॉल्स देखें, मेथड कॉल, और मेथड कॉल को हमेशा स्टैक में ही रखा जाता है क्योंकि जो सबसे बाद की मेथड कॉल होती है वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, तो हम स्टैक में ही रखते जाएंगे। तो अगर हमको इसको विजुअलाइज करना है तो सबसे पहले कॉल हुआ 5 के संग, राइट। तो एक 5 स्टैक हुआ, उसके ऊपर फैक्टोरियल कॉल 4 स्टैक हुआ, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, फिर 1 जो कि बेस केस है। अब ये इन मेथड कॉल को जो स्टैक में इनको एग्जीक्यूट करेगा, तो 1 फिर ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो यही चीज़ हो गई, राइट। तो इस तरह ये काम करेगा।
अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे भी लिखा ही हुआ है पहले से ही, तो ये है जो हम इसको कॉल करते रहेंगे। इसको हम डीबग करके भी देख सकते हैं। उसके लिए हमको एक डीबग पॉइंट लगाना होगा, फिर हम डीबग एज कर सकते हैं। तो उसके लिए रन पे गए, डीबग एज जावा एप्लीकेशन लिया इस पर, और वो कहेगा आपको डीबग पर्सपेक्टिव में स्विच होना है, तो हाँ। तो पहली कॉल अगर देखें तो हम अभी N5 है राइट, इधर अगर देखें, फिर हम F5 से नेक्स्ट कॉल पे जा सकते हैं, तो अभी N4 हो गया, अब N3 हो गया। तो इधर ही अगर आप देखो तो बदलता रहेगा जब तक एक ना हो जाए। अब हो गया एक, तो ये हो गई बेस केस। अब ये रिकर्सन से बाहर आ गया। अब ये मेथड कॉल को एग्जीक्यूट करेगा जो ऑलरेडी स्टैक में है। तो अब देखो तो N2 हो गया और फैक्टोरियल रिटर्न है 1। इसके बाद की कॉल से N3 हो गया और फैक्टोरियल से जो वैल्यू रिटर्न हुई वो है 2। अब ये 4 हो गया, ये 6 हो गई, 5, 24, इसके बाद 120। और इसके बाद देखो तो अब यहाँ आ गया जहाँ से कॉल शुरू हुई थी, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब ये इसको प्रिंट कर देगा और इस तरह हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो फैक्टोरियल और 5 इज 120। तो ऐसे हमारा रिकर्सिव मेथड काम करता है। इसको हम यहाँ भी समझ सकते हैं। पहले फैक्टोरियल 5, उसको फैक्टोरियल 4 का रिजल्ट चाहिए, तो फैक्टोरियल 4 उसको 3 का रिजल्ट चाहिए, तो ऐसे स्टैक होता रहेगा राइट, बेस केस। उसके बाद वो अनवाइंड होगा, जो हमने अभी डीबग में भी देखा राइट, वही चीज़ 1 2 3 4 5, और हमको मिल गया फाइनल आउटपुट। तो इसके साथ ही हमने मेथड के बारे में सब समझ लिया। अब हमारी थोड़ी एक्सरसाइज हैं जो हम कर सकते हैं। तो पहला है, हमको एक क्लास है कैलकुलेटर, जिसमें हमको लेट से ये सब चाहिए कि वो सम भी कर सके, सब्ट्रैक्ट भी कर सके, मल्टीप्लाई और डिवीजन, चारों चीज़ें उसके अंदर हों क्लास में, ये लॉजिक। तो हम इनको एक ही मेथड में नहीं लिखेंगे राइट, तभी हमको पता ही है, तो हम ये सारे अलग अलग मेथड लिखेंगे। तो हमने ऑलरेडी एक कैलकुलेटर क्लास बनाई थी, और यहाँ इंट है, चलो हम डबल ही ले लेते हैं। तो हम जाते हैं अपनी कैलकुलेटर क्लास में, इसमें हम वापस कर लेते हैं जावा पर्सपेक्टिव, और जाते हैं अपनी कैलकुलेटर क्लास में। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखा ही है, इनफैक्ट एडिशन भी लिखा ही हुआ था। इसको भी हम ले आते हैं यहीं पे, और इसको हम एडिशन ही कर लेते हैं, एक जैसे रखते हैं नाम। इसी तरह हम लिख देते हैं पब्लिक डबल सब्ट्रैक्शन। तो अलग अलग मेथड अलग अलग काम के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए राइट। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मेथड, सब्ट्रैक्शन के लिए एक मेथड, एडिशन के लिए एक मेथड, डिवीजन के लिए एक। हम रिटर्न कर देंगे i-j, और इसी को फिर से एक बार करके कर देते हैं डिवीजन, और यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न i/j। तो ये हो गए हमारे 4 मेथड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। अगर हमको यहाँ से ही कॉल करना है तो कैलकुलेटर डॉट सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, ये लेट से है 15, ये है 6, तो सब्ट्रैक्शन इज, एक बार सारे लिख ही लेते हैं और कर देते हैं कैलकुलेटर डॉट डिवीजन। नहीं रखते हैं, यहाँ पे बदल के कर देते हैं डिवीजन। प्रोडक्ट 84 है, जो पहले वाला ही है। सब्ट्रैक्शन इज 9, 15 माइनस 6 9 हो गया। 15 को 6 से अगर डिवाइड किया तो 2.5, तो डिवीजन। तो इस तरह हमने एक मेथड लिख दी है, एक क्लास में हमने अलग अलग मेथड लिख दिए। अब इसके बाद है राइट अ प्रोग्राम विद मेथड एवरेज दैट टेक्स 4 पैरामीटर्स एंड रिटर्न द एवरेज ऑफ दोज 4 पैरामीटर्स। तो ये तो मैं पक्का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि खुद ही कर लोगे सब लोग, क्योंकि इसमें क्या है, आपको 4 पैरामीटर लेने एक मेथड में, फिर उनका ऐड करना और डिवाइड कर देना 4 से, यही हुआ ना। अब है तीसरा, इसमें हमको एक फिबोनाची सीरीज
डिस्प्ले करानी है दोनों तरीके से, आइट्रेटिव से भी रिकर्सिव से भी। फिबोनाची सीरीज होती क्या है? सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर जहाँ की अगला नंबर पिछले दो नंबर का सम होता है। तो इस तरह हम फॉर्मूला बना सकते हैं इसका। करंट नंबर n इज सम ऑफ n-1 एंड n-2, लास्ट टू नंबर्स। तो ऐसे होगी 0+1 1, राइट, 1+1 2। तो ये नंबर पिछले दो नंबर का एडिशन है, 2+1 3, 3+2 5। और इसको हमको दोनों तरीके से करना है, बिना रिकर्सन के भी और रिकर्सन के संग भी। तो इसके लिए हमारा थोड़ा लूपिंग भी होगी, पर कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक क्लास बनाई, नाम रख देते हैं फिबोनाची। और हमको से 10 तक चाहिए, पहले 10 नंबर सीरीज के। ये हम ले लेते हैं। अब हम लिखते हैं मेथड फिबोनाची आइटरेटिव पहले लिख लेते हैं। तो हमको ये नंबर मिलेगा और इतने नंबर तक की सीरीज चाहिए हमको। तो इसको पब्लिक और यहीं पे डिस्प्ले करा लेंगे तो वॉइड। अब हमको चाहिए इतने नंबर तक की सीरीज, 10 नंबर, राइट। तो हमको एक लूप चलाना होगा। हम यहाँ एक फॉर लूप लिख रहे हैं, i लेस देन नम। तो ये 0 से 9 तक चलेगा, मतलब 10 बार। तो 10 नंबर हमको, पहले 10 नंबर फिबोनाची सीरीज के मिल जाएंगे। ये काम होगा इस लूप का। और इसके अंदर हमको करना है फिबोनाची सीरीज का लॉजिक लिखना है, मतलब कि राइट। तो अगर हम देखें तो इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये पिछले दो नंबर का सम है, और इसके संग ही हम स्लाइड भी करते जाते हैं। पहली बार 0 1 1, फिर ये दो हो गए नेक्स्ट नंबर, राइट, 1+1, फिर दो नेक्स्ट नंबर 1+2। उनको ये दो चीज़ें देख के इसका लॉजिक लिखना होगा। तो मतलब हमको 3 वेरिएबल चाहिए। तो ले लेते हैं कि इंट num1, इसको लेते हैं 0, और दूसरा num2 ये था 1, राइट, पहले दो नंबर। num3 इसको भी अभी 0 ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं num3 को, और दे देते हैं स्पेस एक। इसमें हमको अलग लाइन में नहीं चाहिए, सेम लाइन में ही सारे आउटपुट चाहिए। तो हम ये ln हटा देते हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसे नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा बार बार। इसके बाद हमको क्या करना है, एक नंबर से स्लाइड कर देना है। तो जो num1 पहले था उसमें अब आ जाएगी num2 की वैल्यू, num2 में आ जाएगी num3 की वैल्यू, num3 हो जाएगा इन दोनों का सम अगली वैल्यू के लिए, क्योंकि हम पहले ही प्रिंट कराए ले रहे हैं, ठीक है। तो स्लाइडिंग और सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स दोनों काम हो गए। और यहाँ हमने इसको कर दिया। यहाँ से हमको इसको कॉल करना है। इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और opj डॉट फिबोनाची आइटरेटिव नम के साथ ही इसको कॉल कर देते हैं। तो हमको मिल गए नंबर, एक ही लाइन में आ गए, अलग अलग लाइन में नहीं जा रहे हैं। स्पेस है, और 0+1 1, 1+1 2, 2+1 3, 3+2 5, 5+3 8, एंड सो ऑन। ठीक ही लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इटरेटिव मेथड। अब हमको लिखनी है रिकर्सिव अप्रोच। रिकर्सिव अप्रोच के लिए हम पहले इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ नाम को बदल के कर देते हैं रिकर्सिव। इस बार हम इसमें वापस रिटर्न करेंगे वैल्यू। तो पहले तो हो गया बेस केस, तो देना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होगा, पहले अगर 0
आए तो जीरो ही लौटा देना है, राइट। फिर कोई नंबर एक हो तो एक ही लौटाना है। तो ये हो गए हमारे बेस केस। तो इफ नम इज लेस देन इक्वल टू 1 तो नम ही रिटर्न कर दो। अगर हम इसको भेजेंगे जीरो तो मतलब जीरो ही नंबर, राइट, कोई भी नंबर नहीं। एक तो पहला नंबर, एक ही नंबर। वरना हमको क्या करना है, इसको ही कॉल करना है। इससे एक नंबर पहले किस्म प्लस अच्छी रिकर्सिव एक और नंबर, तो ये प्लस ये, राइट। प्रीवियस टू नंबर्स नम माइनस वन, अगर अभी हम नम है तो नम माइनस वन नम माइनस टू, ये हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो इसको कॉल करना है। तो भी एक और तरीका देख लेते हैं हम। या तो हम इसे ऑब्जेक्ट बना कॉल करें, या अगर हमको डायरेक्ट कॉल करना है तो ये मेथड है स्टैटिक, तो ये मेथड भी स्टैटिक होना चाहिए। हम इसको स्टैटिक अगर कर दें तो हम इस मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं अच्छी रिकर्सिव नम के साथ। तो ये भी हमको एक लूप में ही करना होगा। और इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन नम आई प्लस प्लस। तो असल में हम इसमें हर बार एक नंबर कॉल करेंगे, इस जो भी आ रहा है। तो पहली बार जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, इस तरह। तो इसको मैं प्रिंट भी कराना होगा, यहाँ से बस रिटर्न नहीं हो रहा है तो हम यहीं प्रिंट करा लेते हैं इसी को। आउट, ये मेथड उसके अंदर, और यहाँ पे फिर से हम स्पेस दे देते हैं और यहाँ से लाइन वाला हटा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं रिकर्सिव आउटपुट, जिससे ये अलग लाइन में आए। इफेक्ट एक और लगा देते हैं। तो ये हो गया पहला आउटपुट आइटरेटिव वाला, ये रिकर्सिव से तो सेम ही है, मतलब सही काम कर रहा है। अगर हम इसको 15 कर दें तो उनको पहले 15 नंबर मिलेंगे। तो ये हो गए, राइट। 89 और 55, 9 का 14, 8 5 13, 144, 144 और 89, 9 4 13, 8 4 12, 13, 235। तो ये भी ठीक ही चल रहा है अभी भी। तो ये हो गए हमारा रिकर्सिव मेथड, और हमने थोड़ी एक्सरसाइज भी कर ली उसकी। तो ये है हमारा मेथड के बारे में। तो अब भी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि आगे से अब आप लोगों को एक ये आदत बनानी होगी, इसको कह सकते हैं आदत बनानी होगी, कि हम इस तरह सोचें कि हमारी अगर कोई फंक्शनैलिटी है तो उसको हम कैसे अलग अलग मेथड में ब्रेक कर सकते हैं एक ही जगह लिखने के बजाय। उसके फ़ायदे हमने देख ही लिए, उससे हमारी टेस्टिंग आसान है, उससे हम जा सकते हैं उस जगह ईजिली जहाँ पे प्रॉब्लम है। और पढ़ने में भी थोड़ा सही रहता है, रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये अलग अलग मेथड है, अलग अलग काम कर रहे हैं। नाम पढ़ के ही मेथड का वो समझ आ जाना चाहिए ये मेथड क्या कर रहा है। तो नाम भी अच्छा सा देना चाहिए, जो काम कर रहा है उस हिसाब से। तो यही है मेथड, और कैसे हमको ये हैबिट बनानी है कि हम ऐसा सोचना शुरू करें, लॉजिक को ब्रेक करके अलग अलग मेथड में लिखें। Thanks for watching the video. Please don't forget to like and subscribe.